स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc सिक्स सेमेस्टर की बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे प्रिलिमिनरीज जो आपकी गिवन है ना बुक के अंदर। ये जो मैं आज का कंसेप्ट कराऊंगी ना आपको इस लेक्चर के अंदर, वो आपका पूरी बुक में यूज़ होगा। कहीं ना कहीं पे ये छोटी छोटी बातें सारी आपकी आती रहेंगी और फिर मैं बोलूँगी कि प्रिलिमिनरीज में मैंने आपको कराया था, तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक बार देख लेना छोटी छोटी बातें जो जिन्होंने BSc करी हुई है, मतलब जो BSc कर रहे हैं वो तो इजीली थोड़ा समझ पाएंगे। उनको BA वालों के लिए ही है, तो वो और अच्छे से मतलब कर पाएँ इस मैथ्स को। ठीक है, तो क्या है हमारा, सबसे पहले एक एक करके हम जो इसके अंदर डायनामिक्स के अंदर टर्म्स यूज़ होंगी वो देखेंगे। सबसे पहले तो हमारी ये आपकी बुक में दे रखा जैसे जैसे वही बता रही हूँ, मैकेनिक्स होती है हमारी। उसके अंदर हम दो पार्ट की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होता है हमारा स्टैटिक्स, एक होता है हमारा डायनामिक्स। स्टैटिक्स के अंदर क्या होती है, जो हमारी बॉडी होती है वो रेस्ट के अंदर होती है। ठीक है, मतलब हम उस बॉडी के ऊपर फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बॉडी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे एक वॉल है, एक इंसान खड़ा हुआ है, वो वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करा लेकिन वॉल हिलेगी नहीं हिलेगी। मतलब जो इंसान है वो बॉडी के ऊपर फोर्स तो अप्लाई कर रहा है लेकिन वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, ये हम सब चीज़ें किस में पढ़ते थे, स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते थे। अब होगा हमारा डायनामिक्स, हम फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी मूव भी करेगी। ठीक है, जैसे एक बॉक्स है, कोई बंदा है, वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये बॉक्स आगे ही जाएगा। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में वो बॉक्स जाएगा। ऑब्वियसली अगर हम इस साइड फोर्स लगा रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं, तो वो अपनी साइड तो आएगा नहीं, उसी साइड तो जाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में जो हमारा बॉक्स है वो जाएगा। डायनामिक्स हमारी वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम ऐसी बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो बॉडीज़ मोशन में हो, बॉडी इन मोशन। ठीक है, ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लो ये छोटी छोटी बातें। फिर ये स्टैटिक्स तो हो चुकी है। डायनामिक्स भी हमारी फर्दर दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है काइनामेटिक्स, एक होती है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के अंदर हम मोशन प्लस फोर्स पढ़ते हैं, मोशन भी होगा फोर्स भी अप्लाई होगा। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, ओनली मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स के अंदर सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। काइनेटिक्स के अंदर हमारे मोशन और फोर्स है वो दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इतना था बस आपको जनरली बताने के लिए कि ये बुक किस तरीके से, हमारा ये सब कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब एक एक करके छोटी छोटी पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको। अब सबसे पहले है हमारा स्पेस। स्पेस क्या होगा हमारा, मतलब वो जगह होंगी जहाँ पे हमारा इवेंट हो रहा है। ठीक है, वो जगह होंगी जहाँ पे हमारी हम कोई भी काम करवा रहे हैं, स्पेस के अंदर करवाएंगे तो ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी रीजन जिसके अंदर हमारा कोई भी इवेंट हो रहा है, जो वो स्पेस है वो लाइन भी हो सकती है, जो स्पेस है वो हमारा कोई 3 डायमेंशन स्पेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2D में हो सकता है, 3D में हो सकता है, लाइन हो सकती है। मतलब जिसके ऊपर हमने इवेंट करवाया, जहाँ पे जिस रीजन में, वो हो गया हमारा स्पेस। ठीक है, उसके बाद है हमारा पार्टिकल के बारे में पढ़ो। ठीक है, जिस जिस चीज़ का यूज़ है मैं वही बताऊंगी आपको। पार्टिकल क्या होता है, अगर हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारा ये डॉट होता है ना, एक डॉट, यही पार्टिकल होते हैं जिसकी ना तो कोई डायमेंशन होती, ना कोई लेंथ होती, ना कोई ब्रेथ होती। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं, थिकनेस कुछ नहीं होती इसकी, सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल पॉइंट से हम इस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक रिजिड बॉडी। रिजिड का मतलब होता है एक तरीके से कठोर। अब जैसे हमने एक लोहे की बॉल ले ली, ठीक है, हम उसको कितना भी टाइटली प्रेस कर दें, क्या वो प्रेस होगी? कितना भी फोर्स लगा लें, क्या वो प्रेस होगी? क्यों? क्योंकि जो हमारी लोहे की बॉल है ना, उसके अंदर जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो फिक्स है। मतलब देखो, लोहे की बॉल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, बहुत सारे, और उन जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है ना वो फिक्स है। हम कितना भी फोर्स क्यों ना अप्लाई कर ले, वो नहीं हिलेगी, वो प्रेस नहीं होगी। तो रिजिड बॉडी हमारी क्या होती है, और रिजिड बॉडी हमारी वो होती है इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल इनसाइड इट रिमेन अनचेंज्ड।
मतलब उन दो पार्टिकल के बीच का जो साइज है, मतलब जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है वो चेंज ना हो। कोई भी दो पार्टिकल के बीच का चेंज ना होने का क्या मतलब कि हम उसको प्रेस करें तो वो फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी। जैसे लोहे की बॉल है, हम अपने हाथों के बीच में उसको कितना ही दबा ले, क्या वो हमारी प्रेस हो जाएगी? नहीं होगी ना वो प्रेस, क्योंकि वो एक रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी हमारी क्या होगी? A body is said to be rigid if the distance between any two particle remain unchanged no matter whatever the force acting on it। कितना भी हम जोर क्यों ना लगा लें, उन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा तो ना तो उसकी शेप चेंज होगी ना उसका साइज चेंज होगा। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, हम कितना भी हाउएवर लार्ज हम कितना भी फोर्स अप्लाई क्यों ना कर लें, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस चेंज होगा तो इस चीज़ की शेप चेंज नहीं होगी, शेप नहीं चेंज होगी, ना ही साइज चेंज होगा। ओके। जबकि कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं, जैसे रबर की बॉल लगा लो आप, अगर हम उसको प्रेस कर दें ना तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। ऐसी बॉडीज़ को हम इलास्टिक या फिर फ्लेक्सिबल बॉडीज़ बोल देते हैं, मतलब जिनका शेप और साइज चेंज हो जाएगा फोर्स अप्लाई करने पे। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी हैं, ये वहीं से पढ़नी है आपको, मैं भी वहीं से करा रही हूँ आपको। बिल्कुल सब कुछ लगातार करेंगे हम बुक के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, फिर वरना आपको कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या हो गया। ओके। उसके बाद है आपकी क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी होती है हमारी MLT, मास लेंथ टाइम, MLT। ठीक है, अब सिस्टम होते हैं हमारे सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम। देखो टाइम तो है ना हमारी 3 सिस्टम हम पढ़ेंगे यहाँ पे, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम। अब जो फिज़िक्स वाले बच्चे हैं BSc वाले, उन्होंने तो ये सब कुछ पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, लेकिन हमारे बी वालों ने तो नहीं पढ़ रखा, तो हमें तो कराना ही है। ओके, क्या है सिस्टम? FPS, फुट, पाउंड, सेकंड। टाइम तो तीनों में सेकंड ही रहेगा। फुट किस तरीके से है हमारा? फुट, पाउंड, सेकंड, पाउंड, सेकंड। CGS देखो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। MKS मीटर, हमारा यहाँ पे किलोग्राम, सेकंड। तो ये होते हैं हमारे FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है कि रेस्ट। हम कब बोलेंगे कि हमारी जो बॉडी है रेस्ट में है? द बॉडी रिमेन इन सेम स्टेट वट एवर द फोर्स अप्लाई ऑन इट। जो हमारी बॉडी है ना वो सेम स्टेट में रहेगी, हम कितना भी फोर्स क्यों ना अप्लाई कर दें, उसको हम क्या बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, जैसे वॉल वाला एग्जाम्पल लिया था कि हम उस पर कितना फोर्स लगा रहे, क्या वो हिलेगी? नहीं हिलेगी, तो वो रेस्ट पे है। उसके बाद मोशन है, जैसे कि हमारे पास एक बॉल है, हमने उसको किक कर दिया। अगर हमने उसको किक कर दिया तो जो बॉल है वो आगे चली जाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा? मोशन। द बॉडी स्टार्ट मूविंग व्हेन एवर वी अप्लाई फोर्स ऑन इट देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ओके। उसके बाद है स्पीड। स्पीड क्या होती है हमारी? स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब कि कितने डिस्टेंस में वो कितने, मतलब कितने टाइम में वो कितने डिस्टेंस तक पहुंची है, वही स्पीड होती है हमारी। कि हम बाइक पे जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारी बहुत तेज़ स्पीड थी, इसका मतलब क्या है कि हम कम टाइम में बहुत जल्दी जल्दी पहुंच गए, तो हमारी स्पीड ज़्यादा, मतलब डिस्टेंस हमने बिल्कुल ज़्यादा कवर कर लिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वही तो हमारी स्पीड थी, है ना। तो वो क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होती है हमारी? स्पीड। मतलब अगर हम देखें, मतलब d/dt ऑफ स्पीड अगर हम कर दें, तो d/dt ऑफ डिस्टेंस अगर हम कर ले तो वो हमारी क्या हो जाती है? स्पीड हो जाती है। अब एक कंसेप्ट है, वेलोसिटी करवाऊंगी मैं आपको, एक्सेलरेशन करवाऊंगी, वहाँ पे भी सिमिलर बोलूँगी मैं फिर आपको कि सिमिलरली 3 इसकी भी फॉर्म होंगी। जो स्पीड है वो 3 टाइप की होगी, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड। ध्यान से सुनना, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी? यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट टाइप से भी मान सकते हैं। क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे जहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड आते ही हम बोल देंगे कि ये चीज़ कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि जब एक बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस और टाइम की तो बात होगी क्योंकि स्पीड है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। मतलब मान लो मैंने क्या किया, 5 मिनट में 1 किलोमीटर चली।
अगले 5 मिनट में भी 1 किलोमीटर ही होगा, फिर अगले 5 में भी 1 किलोमीटर, अगले 5 में भी 1 किलोमीटर। सेम टाइम पीरियड में अगर हम सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, क्या होगा, when a body travels equal distance in equal interval of time then it is said to be in uniform speed। ठीक है, वेरिएबल स्पीड क्या होगी हमारी, वेरिएबल स्पीड होगी when a body travel different distance in equal interval of time। देखो जैसे 5 ही मिनट हुई है हमें, पहले तो हम आराम आराम से चल रहे थे तो हम 5 मिनट में 1 ही किलोमीटर पहुंच पाए, फिर हमने स्पीड घटा दी होगी, 5 किलोमीटर में हम 5 मिनट में 2 किलोमीटर पहुंच गए, फिर क्या पता 5 मिनट में हम आधा किलोमीटर पहुंचे हैं। तो मतलब हमारे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस अलग अलग था, तो वो हमारी कैसी होगी, वेरिएबल स्पीड। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हमारा जो पार्टिकल है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। एवरेज तो हम इसी तरीके निकाल देना, टोटल अपॉन टोटल, तो दिस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो क्या हो जाएगा, एवरेज। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम, और एक बात और, जो हमारी जो स्पीड होती है ना वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जो कि डिस्टेंस पे हमारी निर्भर करेगी, मतलब उसके ऊपर वो उसके प्रोपोर्शनल होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, dv/dt लगा लो, dv/dt ds/dt, ऐसे मैंने कोई भी डिस्प्लेसमेंट मानी है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली वेलोसिटी भी 3 टाइप की हो जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसमें हमारा सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगा सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। फिर हमारा डिस्टेंस क्या होता है, एक पॉइंट से चले, अगर हम ये पाथ कवर करके वापस यहाँ पे आ गए तो डिस्टेंस हमने कितना कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कवर किया है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ मैंने ये यहाँ से यहाँ तक का किया तो डिस्टेंस कितना होगा ये। अगर मैं इसी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट निकालूँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ये फिजिक्स में आएंगी, मैथ में कहीं यूज़ नहीं है, फिर भी फ़र्क बता रही हूँ मैं। शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। अब आप बोलोगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये यहाँ से आके यहीं पे आ गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हुई है। ठीक है, डिस्टेंस तो इसने देखो पूरा 2πr कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है इसकी, 0 हुई है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt। डिस्प्लेसमेंट भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बस कुछ नहीं, आपको इतना लर्न करना। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जैसे स्पीड हमारी 3 टाइप की थी, यूनिफॉर्म, हमारी वेरिएबल और एवरेज। सिमिलर यहाँ पे भी यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज। यूनिफॉर्म क्या होगी, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम डिस्टेंस ट्रैवल होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये हमारा क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होगा। वेलोसिटी ये हमारी एवरेज क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा। अब एक बात और है कि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी स्केलर, जो स्केलर क्वांटिटी थी वो हमारी, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सेंस हमारा रिलेट होगा यहाँ पे एंगल से। ठीक है, तो थीटा टाइप से जो चीज़ होती है उसको हम सेंस बोल देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा इतना कंसेप्ट हो गया। अब बात आई हमारी एक्सेलरेशन की। ये जो भी टर्म्स मैं बोल रही हूँ सारी आपको पता होनी चाहिए। ये वीडियो बेशक 2 बार रिपीट करके देख लेना जिसको समझ नहीं आता हो। ठीक है, रिपीट कर करके देख लेना। एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, देखो वेलोसिटी क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv/dt। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो d/dt ऑफ v क्या था, ds/dt। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर एक्सेलरेशन भी 3 टाइप की होगी हमारी। वैसे यूनिफॉर्म, वेरिएबल और एवरेज आप वो कर लेंगे, वो बताने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इससे पहले एक और, अगर हमारी जैसे एक्सेलरेशन है अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है तो उसको हम रिटार्डेशन बोल देते हैं। ठीक है, अगर हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसको हम रिटार्डेशन बोल देते हैं, रिटार्डेशन।
और अगर हमारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो वो एक्सेलरेशन ही है। उसके बाद हमारे पास कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। ये आपने जो एक्सेलरेशन उसको हम एफ से डिनोट करेंगे। ये बुक में फिजिक्स वाले कंफ्यूज मत होना, ए मत लिखने लग जाना। अभी से याद रखो कि एक्सेलरेशन को एफ से डिनोट कर रखा है पूरे मैथ के अंदर, ठीक है। एक बार के लिए आप सोचो भी गए कि मैं ए से डिनोट कर दूं तो फिर आप बाद में खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एफ से ही डिनोट कर लेना। आपने ये इक्वेशन की मोशन की 3 इक्वेशन पढ़ रखी है। वो क्या होती है? v इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs। ये जहाँ पे जो मेरी u है ना वो तो है इनिशियल वेलोसिटी, v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, f होता है हमारा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, s होता है हमारा डिस्टेंस। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आनी चाहिए बिल्कुल। ये हमने 7th क्लास में पढ़ रखी हैं, तो ये आपको सबको आनी चाहिए, बीए वालों को भी बीएससी वालों को। v इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2fs, ठीक है। अब क्या है, अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लें, अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लें तो हमारी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में हमारी ये एक्सेलरेशन एफ की जगह क्या आ जाएगा? जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होती है 9.8, तो इसकी वैल्यू फिर मतलब क्या है, अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एफ की जगह जी लिख देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अगर हमारी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ना वो अपोजिट है, मतलब कि हमने कुछ ऊपर चीज़ फेंकी है और फिर हम उसकी एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो माइनस जी नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब होता है कि जो अर्थ है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रही है, अगर हम उसको ऊपर फेंकेंगे तो माइनस जी हो जाएगा। तो अगर हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में तो हम माइनस जी भी ले सकते हैं रिटार्डेशन के केस में। हाँ जी, बस आपको इतना ही करना था प्रिलिमिनरीज में से, बिल्कुल इजी मैंने आपको कराया। कुछ समझ ना आए तो रिपीट करके देखना ये वीडियो को, ओके। अब डायनेमिक्स की मैं रेगुलर वीडियो डालूंगी आपके लिए, ठीक है। ये प्रिलिमिनरीज देख लेना बस आप, फिर नेक्स्ट वीडियो आपकी चैप्टर 1 से स्टार्ट हो जाएगी, ओके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।